NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आज के इस वीडियो में हम सरकार की 34 साल बाद जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके बदलाव, कब तक लागू होगी और इस बदलाव से होने वाली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष देखेंगे और लास्ट में कुछ सुझाव भी डिस्कस करेंगे कि सरकार इस नीति में और क्या बदलाव कर सकती है और ये सब कुछ बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मीतू टॉक मीतू के साथ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा में सबसे पहला बदलाव 1968 में हुआ था, उसके बाद 1986 में हुआ और फिर 34 साल बाद अब 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। पहले हमारी एजुकेशन पॉलिसी 10+2 के फॉर्मेट में चलती थी, लेकिन अब इसको बदलकर 5+3+3+4 के फॉर्मेट में कर दिया गया है। तो आइए समझते हैं 5+3+3+4 के फॉर्मेट को। सबसे पहले आता है 5 मतलब शुरू के 5 साल, जिसको फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। इसमें 3 साल से 8 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे, जिसमें क्लास फर्स्ट और सेकंड 2 साल ये और क्लास फर्स्ट के पहले जो पढ़ाई कराई जाती थी यानी कि प्ले स्कूल, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, इन सबको मिलाकर सिर्फ 3 साल का कर दिया गया है। इन्हीं 5 सालों में बच्चे की नींव तैयार की जाएगी और अब कॉपी किताबों का बोझ भी कम कर दिया गया है। अब बच्चा 3 साल तक सिर्फ खेल खेल में ही पढ़ेगा और क्लास फर्स्ट और सेकंड से ही किताबें लगेंगी, लेकिन क्लास फर्स्ट और सेकंड में एग्जाम का कोई झंझट नहीं होगा। तो अब सारे बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाएंगे। काश ये सिस्टम हमारे जमाने से ही हो गया होता तो आज हम कहाँ होते। खैर, अब बात करते हैं अगले 3 सालों की। तो इसमें 8 साल से 11 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे। इसके अंदर क्लास 3rd, 4th और 5th आएगी। ये प्री प्राइमरी स्टेज होगी। इन 3 सालों में बच्चे को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें बच्चे को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, कला और ह्यूमैनिटी जैसे विषयों को पढ़ाया जाएगा। इन 3 सालों में एक्टिविटी के साथ साथ पढ़ाई भी करवाई जाएगी, वो भी अपनी मातृभाषा में। मतलब आप बंगाली हैं तो बंगाली में पढ़िए, पंजाबी हैं तो पंजाबी में पढ़िए, गुजराती हैं तो गुजराती में पढ़िए, या फिर जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें आपका बच्चा पढ़ सकेगा। इससे एक फायदा ये होगा कि बच्चा अपनी मातृभाषा में बोलने के साथ साथ लिखना भी बचपन से ही सीख जाएगा। बच्चों की घर में बोली जाने वाली बोली और स्कूल में पढ़ाई जाने वाली भाषा एक ही होने से बच्चे की पढ़ाई में भी गति तेजी से विकसित होगी। अब शुरू से ही इंग्लिश पढ़ने का दबाव नहीं बनाया जाएगा और क्लास 3rd से ही एग्जाम देने का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन सिर्फ क्लास 3rd, 5th और 8th में ही एग्जाम होंगे। बाकी असेसमेंट के तौर पर क्लास में प्रमोट किया जाएगा। इसके बाद अगले 3 साल को मिडिल स्टेज का नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत क्लास 6 से क्लास 8 तक शामिल हैं। इसमें 11 से 14 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे और इसमें तय पाठ्यक्रम के हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा। इसमें नया ये शामिल हुआ है कि अब क्लास 6 से ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाई जाएगी। जैसे चाइना में बच्चों को छोटी उम्र से ही कोडिंग सिखाई जाती है ना, सेम उसी तरीके से, तभी तो उनका देश इतना आगे है। लेकिन अब हमारा देश भी चाइना को टक्कर देने की तैयारी में है। कोडिंग के अंतर्गत कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाना और मोबाइल एप्लीकेशन बनाने भी सिखाए जाएंगे और इसके अलावा बच्चे एक भारतीय भाषा को सीखने का चयन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट की किसी खास सब्जेक्ट में रुचि है और वो इस सब्जेक्ट से जुड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करना चाहता है तो वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कर सकता है। जैसे अगर किसी बच्चे को पेंटिंग में दिलचस्पी है तो वो पेंटर के पास जाकर इंटर्नशिप कर सकता है और अगर किसी को सॉफ्टवेयर बनाने में दिलचस्पी है तो वो उस कंपनी में सीखने के लिए जा सकता है, वो भी स्कूली पढ़ाई के साथ साथ। और इसके बाद आते हैं आखिरी के 4 साल, जिसमें 9th से क्लास 12th तक पढ़ाया जाएगा, जिसमें 14 से 18 साल के बच्चे पढ़ेंगे, जो लास्ट स्टेज कहलाएगी। इसमें बच्चों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा तथा उन्हें बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा और किसी भी विषय को गहराई से वो समझ भी सकेंगे। मतलब अब स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो जाएगा। साइंस का स्टूडेंट हिस्ट्री भी पढ़ सकेगा और आर्ट का कोई स्टूडेंट है तो वो फिजिक्स भी पढ़ सकेगा। पहले तो ऐसा था कि अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आप अकाउंट या साइंस के कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। Everybody who finished schooling are feeling jealous now. I am also.
लेकिन अब बोर्ड का एग्जाम पैटर्न भी चेंज किया जाएगा। 9th से क्लास 12th तक हर 6 महीने में एग्जाम होंगे। पहले फाइनल एग्जाम में हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स नहीं जोड़े जाते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा, दोनों मार्क्स जोड़कर ही पास या फेल किया जाएगा। इसलिए अब आपको पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। बोर्ड के एग्जाम को आसान बनाया जाएगा और रट्टू तोता ना बनाकर समझने की प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। मतलब अब व्हाट टू थिंक नहीं बल्कि हाउ टू थिंक की पद्धति से पढ़ाया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में अब परीक्षार्थियों को अपनी भाषा में पेपर देने की भी छूट होगी। मतलब वो चाहे तो हिंदी में एग्जाम दें या इंग्लिश में, ये वो खुद चुन सकते हैं। अब स्टूडेंट अपनी पसंद के हिसाब से एक फॉरेन लैंग्वेज चुनकर उसको सीख सकते हैं। स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड बनाने में भी काफी बदलाव किए गए हैं। किसी स्टूडेंट को फाइनल मार्क्स देने से पहले उसके व्यवहार, उसकी मानसिक क्षमता तथा अदर एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए ही फाइनल मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट खुद का विश्लेषण करके भी अपने आप को मार्क्स देंगे। सब्जेक्ट टीचर भी अपने स्टूडेंट को मार्क्स देंगे और उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके द्वारा भी नंबर दिए जाएंगे। इन्हीं सब को जोड़कर फाइनल रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जो कॉलेज की पढ़ाई है उसमें भी काफी बदलाव किए गए हैं। जो कॉलेज जाने वाले हैं वो भी इसको ध्यान से समझ लें। अब स्टूडेंट कॉलेज के एडमिशन में कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके इतने नंबर नहीं आए हैं कि आप किसी पसंद के कॉलेज में एडमिशन ले सके तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। इसका नंबर आपके 12th के रिजल्ट के साथ जोड़ दिया जाएगा ताकि आप अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकें। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को अब 4 भागों में बांट दिया गया है। पहले अगर आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते थे तो आपको डिग्री नहीं मिलती थी और दोबारा शुरू से पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप 4 साल के गैप के बाद भी दोबारा वहीं से पढ़ सकते हैं जहां से आपने छोड़ा था। अब आप 1 साल पढ़ के भी 1 साल का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। अगर कोई 2 साल पढ़ के छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी और अगर आप 3 साल का कोर्स करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी, जिससे कि आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कंपटीशन में भी जा सकते हैं। और अगर आप 4 साल का पूरा कोर्स करते हैं तो आपको रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। आपको ये कहेगी मैम अगर हम 6 महीना पढ़ के छोड़ देते तो क्या हमको डिग्री मिलेगी? अब इतना भी नहीं है ना। कॉलेज में भी आप स्कूल की तरह अलग अलग विषयों की पढ़ाई एक साथ कर पाएंगे। जैसे अगर आप मैथ के साथ अकाउंट और आर्ट के सब्जेक्ट को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप तीनों से एक एक सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि अब बीए, बीकॉम और बीएससी वाली स्ट्रीम खत्म हो जाएगी। यह एक मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था बनेगी। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनाया जाएगा, जिससे अगर आप कई कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो आप कर सकेंगे और जिस कोर्स को आप जहां तक करेंगे उसके नंबर इस बैंक में जमा हो जाएंगे और जब आप फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करेंगे तो उसके नंबर इसमें जोड़ दिए जाएंगे और ये पूरी व्यवस्था ऑनलाइन की जाएगी। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में, जिसे शॉर्टकट में पीजी भी कहते हैं। तो अब पीजी 1 या 2 साल का हो जाएगा। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन पूरे 4 साल का किया है तो पीजी 1 साल का करना होगा और अगर आपने ग्रेजुएशन 3 साल का किया है तो आपको पीजी 2 साल का करना होगा। मतलब पहले की तरह पूरे 5 साल ही लगेंगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को मिलाकर। इसमें भी स्ट्रीम खत्म होगी। अब आप साइंस, आर्ट, मैथ या कॉमर्स किसी से भी अलग अलग सब्जेक्ट एक साथ लेकर पढ़ सकते हैं। एमफिल को खत्म कर दिया गया है और पीएचडी 4 साल का ही रहेगा। ये आपका 2021 या 2022 तक लागू हो सकता है। आइए अब इसके पॉजिटिव और निगेटिव बातों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जीडीपी 6% हो जाएगी। मतलब अब सरकार पढ़ाई पर ज्यादा खर्च कर सकेगी। स्कूल वाले अब मनमानी फीस नहीं ले पाएंगे। हर स्कूल की कैटेगरी के हिसाब से उसकी फीस तय की जाएगी। स्कूल वाले उससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते। अब फॉरेन की टॉप 50 यूनिवर्सिटी भी भारत में ब्रांच खोल सकेंगी। तो अब आपको पढ़ाई के लिए विदेश भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद विदेश भागकर इंडिया में आ रहा है। अब हर चीज के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। सिलेबस बनाने का अलग, सैलरी या स्कॉलरशिप का अलग और रिजल्ट बनाने का अलग। तो ये भी एक अच्छी चीज है।
लेकिन इसमें एक निगेटिव पॉइंट भी है, वो ये कि अब इंग्लिश पर कम जोर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि इसमें राजभाषाओं को सम्मिलित करने से उनकी मान्यता बढ़ जाएगी। मतलब जिन राजभाषाओं को पहले वैल्यू नहीं दी जाती थी, अब उनको भी वैल्यू दी जाने लगेगी। अब बात करते हैं कुछ सुझावों की। आपको क्या लगता है इसमें सरकार को और नया क्या ऐड करना चाहिए? मुझे तो लगता है कि स्टूडेंट की तरह टीचर्स को भी हर स्टूडेंट के द्वारा नंबर मिलना चाहिए। इससे टीचर भी सचेत होकर पढ़ाएंगे कि और वो ये भी सोचेंगे कि अगर हमने बच्चे को ठीक से नहीं पढ़ाया या उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया तो स्टूडेंट हमको C या D ग्रेड दे देंगे। इसके अलावा अगर आपको भी लगता है कि सरकार को कुछ और भी इसमें ऐड करना चाहिए तो प्लीज मुझे आप अपनी भी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि अब आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें। इसी तरह से और अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।